नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टार IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शाम के 8 बज चुके हैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी हर रोज की सीरीज को। जैसे कि हम लोगों ने बीते दिनों से हमारी NCERT को शुरू कर रखा है। NCERT के अब तक जो है हमारे टोटल 4 चैप्टर हो चुके हैं। आज हमारा 5वां चैप्टर है, 5th चैप्टर है आज हमारा। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? सब्जेक्ट हमारा है जियोग्राफी, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास कौन सी? 7th, और जो है हमारी 6वीं क्लास की NCERT ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, ये भी पूरी हो जाएगी। टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल 10 ही चैप्टर है हमारे यहाँ पे, और आज 5वां है। अगले 5 दिन के अंदर तो हमारी ये क्लास भी पूरी हो जाएगी। आज के चैप्टर का बेसिकली नाम क्या है? आज के चैप्टर का हमारा नाम है वाटर यानी कि जल, ठीक है। आज हम लोग जल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था वायु के बारे में, यानी कि पवनें क्या होती है, हवाएं किस तरीके से काम करती है, वो हम लोगों ने जाना था। उनसे पहले हम लोगों ने पृथ्वी के अंदर की गतियों के बारे में जाना। उससे पहले हम लोगों ने जो है चट्टानों के बारे में जाना, और उससे पहले हम लोगों ने एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण के बारे में जाना। तो आसान है, ब्यूटी ऑफ NCERT आप कह सकते हो। कितनी मजे की चीजें हैं ये सारी की सारी। तो वाटर यानी कि जो जल है, ये कितना का इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली जानना क्या है वो मैं आपको बताऊं। तो देखो, महासागर क्या होता है, महासागर की धाराएं क्या होती है, कितना प्रतिशत पानी जो है हम लोग पीने लायक में यूज करते हैं, कितना प्रतिशत पानी समुद्रों में है, कितना प्रतिशत पानी ग्लेशियर में जमा हुआ है, कितना प्रतिशत पानी नदियों में है, ये सारी चीजें हमें यहाँ जाननी है। के साथ ही हमें यह जानना है कि सुनामी क्या होती है, ज्वार भाटा आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, ज्वार भाटा, वो हमें जानना है। महासागरीय तरंग जो ओशियंस करंट होती है उसके बारे में हमें जानना है। वेव्स क्या होती है उसके बारे में हमें जानना है। तो बेसिकली यूं कहूं, समराइज करूं इस पूरे चैप्टर को, तो ये इजी चीजें हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले जान रखी होगी। इनका थोड़ा छोटा रूप इन्हें आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, और ज्यादा विस्तार से अगली क्लासों में भी यहाँ पे आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी इस वीडियो लेक्चर सीरीज को। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो हमारी NCERT ने एक टर्म दे रखी है वो क्या? थलसाला एक वर्ड दे रखा है। इट इज द आर्टिफिशियल यार्ड ऑफ स्मॉल हाउस कीपिंग प्लांट्स। क्या कहा है? थलसाला या छोटे घर में रखे जाने वाले पौधों का कृत्रिम यार्ड होता है। कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। बस आपको क्रैम करना है, याद करना है, केवल और केवल याद करने वाली ही चीज है ये कि थलसाला किसे कहा जाता है। थलसाला वो जगह होती है, आर्टिफिशियल जगह होती है, छोटे से घर में एक छोटा सा टुकड़ा होता है जहां पे जो है पौधों को रखने वाला एक यार्ड होता है आपका। बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है हमारी यहाँ पे कि सूर्य की गर्मी के कारण जल का वाष्पीकरण होता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो जल वाष्प व्यवस्थित हो जाता है और बादलों के रूप में जो है ये ले लेता है। वाटर जो होता है हमारा, वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ सन। व्हेन इट कूल्स द वाटर वेपर गेट्स ऑर्गेनाइज्ड एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। From here it falls down on the earth or sea in the form of rain and gentle rain। यहाँ से ये वर्षा और कोमल वर्षा के रूप में समुद्र या पृथ्वी पे गिरता है। समझते हैं इस लाइन को क्या कहना चाहती है हमारी NCERT इस लाइन के अकॉर्डिंग। आप लोगों ने पहले ही अध्याय में मुझसे जाना था, क्या चीज पढ़ी थी आप लोगों ने, कि जैसे कि हमारा जो अर्थ होती है, हमारी अर्थ के ऊपर मान लेते हैं ये पानी पड़ा है, बहुत सारा पानी पड़ा है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे पानी पड़ा है, सूरज की गर्मी होगी, दिन में धूप पड़ेगी बहुत ज्यादा। जैसे ही बहुत ज्यादा धूप होती है तो वाष्पीकरण होगा। सूरज की गर्मी से, सूर्य के प्रकाश की वजह से जो है वाष्पीकरण होगा। ये वाष्पीकरण होके जो है हवाएं गर्म होके, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया कि हवाएं गर्म होके ऊपर उठ जाती है। ऊपर जाके क्या होते हैं? बादल बनते हैं। और जैसे ही बादल बनते हैं उसके बाद में क्या है, वहां पे फिर जो है दोबारा कोई चीज भारी होगी तो अपने अंदर से अपने आप को हल्का करने की कोशिश करेगी। वही हवाएं जो है जमीन पे आती है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेन या जेंटल रेन के नाम से जो है उन्हें पुकारते हैं। या तो बहुत ही तेज बारिश होती है या कई बार फुहारी रूप में जो है बारिश होती है। यही बात हमें कहनी चाह रही है ये पहली डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन क्या कहना चाहती है हमें? द प्रोसेस इन विच वाटर, जो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड द ओशंस रोटेट बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। वह प्रक्रिया जिसमें पानी लगातार अपना रूप बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल और पृथ्वी के
बीच घूमते रहते हैं, उसे ही हम लोग जल चक्र का नाम देते हैं। अब देखिएगा इसका मतलब भी क्या हुआ, ये आपका पानी पड़ा था और इसी पानी को जो है यूं कहिएगा वाष्पीकरण की वजह से सूरज जो है सूरज की वाष्पीकरण की वजह से ये ऊपर चला गया, बादल बना और बादल बन के दोबारा ये बारिश के रूप में यहाँ पे नीचे आ गया। अब ये क्या हुआ, आपका दोबारा वाष्पीकरण हुआ, फिर ऐसे ऊपर चला गया। तो ये सारा का सारा क्या, इसे जल चक्र ही तो कहेंगे ना आप लोग, ये सारा वाटर साइकिल तो हो ही रहा है आपका, ठीक है ना, इसे वाटर साइकिल ही तो कहेंगे हम लोग। वही पानी ऊपर जा रहा है, वही नीचे आ रहा है, तो इसे जल चक्र, इसी को ही तो नाम हम लोग देते हैं। आप देखिएगा इस फोटो के अंदर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ये आपका नदी के अंदर पानी पड़ा है, ठीक है, वेपोराइजेशन हुआ, इवेपोराइजेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ और ये ऊपर गया बादलों के अंदर और फिर संघनन की प्रोसेस हुई और संघनन की प्रोसेस होने के बाद में जो है बादलों से बारिश होती है और बारिश आके दोबारा ये पहाड़ों वगैरह पे बारिश थोड़ी ज्यादा होती है, वहां से दोबारा फिर ये नदियों में या महासागरों में पानी आ जाता है और इसी को ही हम लोग जो क्या कहते हैं वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र का नाम दिया करते हैं। अगली बात पढ़ें हम लोग, द मेन सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर बेड एंड कॉटन एंड ग्लेशियर। ताजे पानी के मुख्य स्रोत नदी के बिस्तर और कपास और ग्लेशियर है, ठीक है। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है, बेड एंड कॉटन का, ठीक है, ये हिंदी यहाँ पे कपास वाली तो काट ही लीजिएगा आप लोग। ज्यादातर जो नदी के हमारे जो पानी के स्रोत हैं वो कहाँ पे है, वो हमारा फ्रेश वाटर, ज्यादातर ताजा पानी हमें मिलता है नदियों से मिलता है, ठीक है, और ग्लेशियर के अंदर भी ताजा पानी है। समुद्र का आप देखो मेरे शब्द मैंने यूज कर रहा हूं, एक ताजा पानी, इस ताजा का मतलब वो है वो पानी जो हम लोग पी सकते हैं, वो पानी जो हमारे पीने लायक है या मीठा पानी आप कह सकते हो, वही आपका ताजा पानी कहलाएगा। तो देखिएगा ताजा पानी तो आपका जो है समुद्र का पानी तो हम लोग पी नहीं सकते हैं, ठीक है। वो समुद्र का पानी क्यों नहीं पी सकते हैं सर, क्योंकि उसका रीजन है सीधा सा आपका कि वो पानी खारा होता है, ठीक है। खारा पानी भला आप लोग जो है कैसे पीने वाले हैं, ठीक है, खारा पानी तो आप लोग पी नहीं सकते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि ताजा पानी जो है वो आपका ज्यादातर कहां पे है, ग्लेशियर के अंदर है या नदियों के अंदर है। ये बात आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलो अगली बात की ओर, हम अगले क्वेश्चन की ओर या अगले पॉइंट की ओर अगर हम लोग जाते हैं, तो इतनी बात आप लोग जो है वो समझ चुके हैं कि ताजा पानी के जो स्रोत है, मुख्य स्रोत कौन सा है ताजा पानी का, वो ग्लेशियर है और नदियां हैं। और ग्लेशियर आप लोग अच्छे से जानते हैं ग्लेशियर क्या होते हैं। ग्लेशियर इस टाइप से जो है वो हमारे क्या कहते हैं बर्फ के रूप में जमे हुए हैं, जहां पे कितना प्रतिशत पानी है ये मैं आपको आगे परसेंटेज के हिसाब से बताता हूं। अगली बात एनसीईआरटी ने क्या कही है, द वाटर ऑफ द ओशंस एंड ओशन इज सॉल्टी, ठीक है, और मोस्ट ऑफ इट इज सोडियम क्लोराइड और सॉल्ट यूज्ड इन फूड। महासागर और महासागरों का पानी खारा है, इसका अधिकांश हिस्सा सोडियम क्लोराइड या भोजन के उपयोग में किए जाने वाला नमक है। द वाटर ऑफ द ओशंस एंड ओशंस इज सॉल्टी। जो समुद्र है, महासागर है, इनका अधिकतर हिस्सा, अधिकांश हिस्सा जो है वो नमकीन है या यूं कहिएगा सॉल्टी है। आप लोगों ने मुझसे पहले दूसरे चैप्टर के अंदर ही जानी थी ये बातें कि हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी, उस पृथ्वी का 71% हिस्सा जो है ना, 71% हिस्सा वो कौन सा है आपका, वो पानी का है। इसी वजह से इसे हम लोग ब्लू प्लेनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। और इसी 71% को अगर आप 100% मान लोगे ना, तो इस 100% का यूं समझ लीजिएगा आप लोग 97% हिस्सा जो है ना वो समुद्र के अंदर है, ओशंस के अंदर है, महासागर के अंदर है। और समुद्र का पानी कैसा होता है, यही तो बात कही है ना, द वाटर ऑफ द ओशन एंड ओशन इज सॉल्टी। ओशन यानी कि महासागर जो है ना वो सारे के सारे नमकीन है। मोस्ट ऑफ इट इज सोडियम क्लोराइड, ज्यादातर हिस्सा इसका सोडियम क्लोराइड है, या इसे आप लोग सोल्ट कह सकते हो, सोल्ट यूज्ड इन फूड। जो हम लोग घर में खाने वाला नमक होता है उसका केमिकल फॉर्मूला भी आपको आता होगा, क्या होता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है भाई। और ये कुछ इस टाइप के आप देख पा रहे होंगे कि ये सोडियम क्लोराइड जो होता है नमकीन पानी होता है। कभी आप किसी समुद्री किनारे के आसपास घूमने जाना, गोवा है, मुंबई है, ऐसे इलाके में, गुजरात सोमनाथ मंदिर जाना आप लोग, तो उस पानी के, समुद्र का पानी आप चख के देखना, आपको खारा जो है लगेगा टेस्ट के अंदर, और बल्कि कई बार तो बहुत ज्यादा खारा भी लगता है।
ये एक जो टेबल दे रखी है आपके आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कहूँगा कि किसी भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? ये तो बात मैंने आपको बता दी कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, ठीक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? भाई आपके मन में तो क्वेश्चन आ ही सकता है कि सर 71% अगर धरती के ऊपर पानी है, जो कि सबसे ज़्यादा है, फिर भी जो है हर जगह हमें ये सुनने को मिलता है, जगह जगह पे यही स्लोगन होते हैं कि जल है तो कल है, जल बचाइएगा। या बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश भी हैं जहाँ पे पानी की कमी पड़ रही है। बहुत सारे हमारे भारत के राज्य भी हैं, जैसे महाराष्ट्र है, प्रॉपर महाराष्ट्र का लातूर है, वहाँ पे तो एक समय ऐसा आ गया था कि ट्रेन द्वारा पानी पहुँचाना पड़ा था। और एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि वहाँ पे जैसे रेती बजरी लेके जाते हैं, उसमें वो पानी से भिगो के लेके जाते हैं, तो ट्रकों को रुकवा के उस रेती बजरी का जो टपकता हुआ पानी होता है उसको पीने के लिए प्रयोग में लेके आते हैं। सहारा मरुस्थल के अंदर तो ऐसे भी केसेस देखने को मिले थे कि लोगों को अपना जीवन बचाने के लिए अपना यूरिन तक पीना पड़ गया था। तो ये सारी चीजें या इतनी सारी कंडीशन, इतनी सारी सिचुएशन क्यों आ रही है जबकि 71% पानी है हमारे पास में? तो क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? क्या सारा 71% पानी पीने लायक है या ये हमारे लिए उपलब्ध है? तो इसका जवाब रहेगा बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? अभी तो मैंने बताया ना आपको, महासागर यानी कि ओशंस जो होते हैं उनके अंदर 97.3% जो पानी है ना, वो तो आपका लवणीय है या यूं कहिएगा आप लोग नमकीन पानी है। बर्फ जो है आपका, आइस कैप जो बने हुए हैं, बर्फ छत्रक जो है वो 2% है, यानी कि जो ग्लेशियर है ना वो आपका 2% है। ये तो पानी अवेलेबल हुआ ही नहीं, यानी कि 97 में 2 और 2 जोड़ दीजिएगा आप लोग, 98, 99 हुए और 99.3% पानी ऐसा है जो आपको अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वो तो समुद्र का पानी हो गया अलग तरीके का और 2% आपका ये पानी हो गया जो बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में हो गया। भूमिगत जल की बात करूं मैं, ग्राउंड वाटर की अगर मैं बात करता हूं तो कितना है वो 0.0068 या 0.68% है वो आपका। झीलों का अलवण जल या हम कहेंगे फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, जो हमारा झीलों के अंदर ताजा पानी है वो कितना है? तो झीलों का जो फ्रेश वाटर होता है वो 0.009% होता है, याद रखिएगा। अच्छा, नमकीन झीलें कितनी है? तो ये जो है आपकी 0.99% है, ऑलमोस्ट इक्वल है। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे आपकी नमी सी होती है वो कितनी है? 0.0019%। और नदियों के अंदर कितना है भाई? तो 0.000 है। ऐसे करके ये सारा 100% बनता है। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करूं तो वो ये था कि फ्रेश वाटर जो है वो कितना प्रतिशत है? तो फ्रेश वाटर आप याद रखिएगा, जो बर्फ छत्रक है ये फ्रेश वाटर के अंदर ही आता है, ये 2% है, आइस कैप में 2। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ना कि जो शुद्ध पानी है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। अभी मैंने आपको ग्लेशियर दिखाए थे, कुछ इस टाइप के ग्लेशियर, ये इस टाइप में जमा हुआ है। इसको हम लोग बहुत ही मतलब रेयर कंडीशन में जैसे यूज करते हैं। धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इनसे थोड़ी थोड़ी बर्फ पिघलती है, वो झील बनाती है, उससे धीरे धीरे नदियां आगे जो है चलती है। तो ये 2% जो है वो शुद्ध पानी के रूप में जमा हुआ है, ये बात आप याद कर लीजिएगा। ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कॉपी पेस्ट के नोट्स भी बना लीजिएगा। अगली बात यहाँ पे क्या बताई गई है? लवणता यानी कि सैलिनिटी जो होती है 100,000 ग्राम जल में 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है आपकी। इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिएगा, अगर आप समुद्र का पानी लेते हैं 1000 ग्राम अगर आप समुद्र का पानी लेते हैं तो उसके अंदर आपको 35 ग्राम जो है वो नमक मिलने वाला है। इस लाइन का मतलब यहाँ पे यही बताना चाह रही है हमारी एनसीईआरटी। हमें क्या कहा कि जो एवरेज सैलिनिटी होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट ग्राम परसेंटेज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट्स ऑफ पर 1000। 1000 में से 35 ग्राम ही होती है केवल। एक बात और कही है कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। इजराइल का जो डेड सी है उसके अंदर 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर है, याद रखिएगा। तैराक इसमें पल्व नहीं कर सकते हैं, फ्लोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसमें सघन होती है। कांट आएगा, यहाँ पे शायद हो सकता है मिस्टेक हुआ हो, कांट फ्लोट, ठीक है, उसमें वो तैर नहीं सकते हैं क्योंकि लवणता की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो ये एक और फैक्ट हुआ हमारे लिए क्या, कि वैसे तो नॉर्मली 1000 में 35 ही ग्राम है, लेकिन इजराइल का जो डेड सी है यानी कि जो मृत सागर है उसके अंदर कितनी है? 340 ग्राम है।
है, यानी कि अगर 1000 ग्राम अगर वहां से आप लोग पानी लेते हैं तो उसमें से 340 ग्राम जो है वो आपको नमक मिलने वाला है। समझ में आई बात आपको? अच्छी बात है। अब आप लोग इस मैप को देखिएगा, इस मैप को आप लोग हल्का जान के मत समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यूपीएससी का पेपर देने बैठते हैं ना, तो ऐसी चीज़ों को आप लोगों को समझिएगा कि बार बार आपके आगे आती है। जब तक आपके मैप्स याद नहीं होंगे तब तक आप काफ़ी सारी चीज़ों को भुला चुके होते हैं। मैप आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसका एक सिंपल सा तरीका है जो मैं किया करता हूँ, वो आप भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये मैप लेके आता हूँ, खाली खाली मैप जो आपको नॉर्मली बुक्स सेलर्स पे कहीं पे मिल जाते हैं, स्कूलों के या किताबों के अंदर भी मिल जाते हैं। 1-1, 2-2 रुपए के ऐसे मैप खाली कागज़ लेके आता हूँ और एज ए प्रैक्टिस क्या करता हूँ, पेंसिल से उन्हें मैं फिल करता रहता हूँ और फिल करने के बाद में मैं जो है नेट से चेक करता हूँ। वैसे तो आजकल गूगल मैप से आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन पहले मैं खुद फिल करता हूँ, फिर मैं गूगल से चेक करके देखता हूँ कि क्या मेरा ठीक था या गलत था। तो आप भी ऐसे करिएगा, ये बहुत अच्छा तरीका है। ये जो मैप वाला तरीका है ये मैं महीने में 15 दिन में करता ही रहता हूं, भले ही मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं नहीं पढ़ रहा हूं। उसका कारण है कि मुझे याद रहना जरूरी है, क्योंकि भूल जाते हैं। और एक बात आप जरूर याद रखिएगा कि कभी भी आपको कोई चीज समझ में आ गई तो उसको बार बार रिपीट करते रहिएगा। कब तक? टिल योर एग्जाम। जब तक आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप उसी चीज को बार बार रिपीट करते रहिएगा। इस मैप को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, ये उत्तर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका ये वाला महाद्वीप है। यहाँ पे कौन कौन सी झील है देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे विनिपेग झील है, एक सुपीरियर झील है, एक हुरॉन झील है। अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पे है, तो उत्तरी अमेरिका के अंदर पड़ती है ये। उत्तरी अमेरिका में भी कौन से महासागर में है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है ये। एक मिसिसिपी नदी यहाँ पे है, एक सॉल्ट लेक सिटी यहाँ पे, एक ग्रेट बैरियर झील ये रही, एक ग्रेट स्लेव झील यहाँ पे है। उसके बाद में अगर हम लोग दक्षिण अमेरिका के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे अमेज़न नदी देखने को मिलेगी। अच्छा, और उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में ही यूं कहिएगा कैरेबियन सागर यहाँ पे ये पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अफ्रीका के पास अगर आप आते हैं तो अफ्रीका के अंदर नाइजर नदी है, इस नाम पे एक देश भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे कांगो नदी है। एक यहाँ पे अफ्रीका के अंदर ही आपकी ऑरेंज नदी है जो कि दक्षिण अटलांटिक के अंदर पड़ती है। एक विक्टोरिया झील है जो कि बहुत फेमस है। एक नील नदी है जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी के अंदर इसका नाम आता है, ठीक है। एक यहाँ पे भूमध्य सागर, ये याद रखिएगा, भूमध्य सागर भूमध्य रेखा पे नहीं है, वो यहाँ पे स्थित है। एक दनुबी नदी है, एक यहाँ पे काला सागर है, ये लाल सागर भी यहाँ पे पड़ता है आपका। ये कैस्पियन सागर है, दुनिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील के नाम से पुकारते हैं इसे हम लोग। इधर एशिया में अगर आप आते हैं तो हांग ही है, चाइना के आसपास। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी हमारे भारत की हो गई, ठीक है। यहाँ पे दक्षिण सागर हो गया आपका, दक्षिण चीन सागर वाला इलाका हो गया। पूर्वी चीन सागर वाला इलाका ये हो गया आपका। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आते हैं तो डार्लिंग नदी है, याद करना आसान हो जाएगा। ऑलरेडी एग्जाम में एसएससी में पूछा गया कि डार्लिंग नदी कहाँ पे है, तो डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में है। अरे कोरल सागर भी है आपका, ऑस्ट्रेलिया के ही पास पड़ता है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि कहां पे क्या क्या चीजें पड़ती है। उत्तरी अटलांटिक में क्या क्या चीजें हैं आपकी, विनिपेग झील है, सुपीरियर झील है और आपकी जो कौन सी है, हुरॉन झील है। अच्छा, दूसरी आपको मिसिसिपी नदी भी और सॉल्ट लेक सिटी भी, ग्रेट बैरियर झील भी और ग्रेट स्लेव झील भी आपकी उत्तरी अमेरिका में है, या कहिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। दक्षिण अमेरिका में आते हैं या दक्षिण अमेरिका के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एक अमेज़न नदी मिलेगी, दुनिया की चौड़ी नदियों में से इसका नाम शामिल होता है। अफ्रीका की तरफ आते हैं तो नाइजर नदी आपको मिलेगी, कांगो नदी मिलेगी, ऑरेंज मिलेगी, विक्टोरिया झील मिलेगी, नील नदी मिलेगी, भूमध्य सागर मिलेगा। ऊपर अगर आप जाते हैं तो दनुबी नदी आपको मिलेगी, काला सागर मिलेगा, लाल सागर मिलेगा, कैस्पियन सागर जो कि इंपॉर्टेंट तो है ही है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी आपको मिलेगी भारत में, गंगा नदी हमारे भारत में या एशिया में, ह्योंग-ह्यू नदी मिलेगी आपको उधर चाइना की तरफ, और इधर आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो आपको जो है डार्लिंग नदी देखने को मिलेगी और एक साथ के साथ जो है कोरल सागर भी देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप इस मैप को, मैं कह रहा हूं, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, खाली मैप लेके खुद भरिएगा। ये मैंने आपको समझा दिया है, बस आपको याद करना, ये आप ही का काम है। एनसीईआरटी का बस काम इतना ही होता है कि आपको टू द पॉइंट समझा पाऊं मैं, और फिर आप खुद बुक पढ़ पाएं तो आप अच्छे से समझ पाएं। हालांकि कोई टॉपिक नहीं समझ आता, कोई लाइन नहीं समझ आती है, वैसे तो मैं आपको लाइन पढ़ के ही बताता हूं, कोई चीज स्किप कर ही नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती है तो आप मुझसे बेझिझक जो है पूछ सकते हैं।
अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये छोटा सा क्वेश्चन है और ये यूपीएससी के अलावा बाकी सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन यूपीएससी मुझे नहीं लगता कि पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे व्हेन द नीड ऑफ कंजर्व वाटर इज रेनफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। इसका मतलब क्या है, ये दो क्वेश्चन याद कर लेना आप लोग कि 5 जून जो होता है ना, 5 जून उसको मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। और 22 मार्च को कौन सा मनाया जाता है भाई, 22 मार्च को मनाया जाता है आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है, आपका वर्ल्ड वाटर डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और रेनफोर्स्ड इन अ डिफरेंट वे, पानी को किस तरीके से जो है हम लोग विभिन्न विधियों के द्वारा जो है कैसे कैसे उसे सुरक्षित रख सकते हैं, यही उद्देश्य होता है इस दिवस के मनाने का। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, तो ओशन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। महासागरीय परिसंचरण हमारा अगला टॉपिक है इसके अंदर। अब ये क्या होता है पढ़ते हैं। Unlike the calm waters of the lake and lake, ocean water is always moving. It is never calm. झील और झील के शांत पानी के विपरीत समुद्र का पानी हमेशा हिलता रहता है, ये कभी भी शांत नहीं होता। क्या कहना चाह रही है ये डेफिनेशन। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आप डेफिनेशन क्यों बताते हैं, क्यों इतना जरूरी बताते हैं यूपीएससी के लिए। तो ये पार्ट यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, सिविल सर्विस वाले बच्चों के लिए, उनको मेंस के अंदर लिखना है, आंसर राइटिंग करनी है, इस वजह से डेफिनेशन टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं। और आप ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से, जैसे आप बीए के अंदर लिख के आते हैं या आप किसी भी पेपर के अंदर भाई होता है 32 की 32 सीटें भराएं तो आपको जो है आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। वहां पे कोई बुद्धू नहीं बैठे होते हैं, वहां पे आपको बहुत ही समझदारी से लिखना होता है और कुछ ऐसे हाई फ्रिक्वेंसीज वर्ड का यूज करना होता है जो कि आपको एग्जाम के अंदर जो है मार्क्स भी दिलवा सके और जो एग्जामिनर होता है वो उसको भी आप थोड़ा इंप्रेस कर पाओ। राइटिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको अभी से ही शुरू कर देना चाहिए, मैं तो कहता हूं। और दूसरी बात, आपको ऐसी ऐसी जो वर्डिंग है, जो डेफिनेशंस है, वो आपको इस तरीके से ही याद रखनी है जो एनसीईआरटी ने ऑलरेडी लिख रखी है। आप अपनी मर्जी से बना के लिखें, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा होने वाला है ये वाली डेफिनेशंस आपकी। क्या कहना चाह रही है ये वाली डेफिनेशन कि अगर आप झील और झीलों को कंपेयर करो समुद्रों के साथ में, क्योंकि देखो झील होती है, अब आप मुझसे दो सवाल पूछ सकते हैं कि सर जी एक तो होती है झील यानी कि जो आपकी होती है लेक, और एक होता है सर तालाब, पौंड जो होता है। अब झील और तालाब में क्या फर्क है पहले तो ये समझा दीजिएगा, फिर हम समुद्र की वगैरह के बारे में बात करेंगे। खैर समुद्र भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, महासागर भी यहाँ पे मैं जो है लिख देता हूँ। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, ओशंस लिख ही दिया साथ के साथ। तीनों में मेजर डिफरेंस बताते हैं। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा। देखो झील के अंदर ताजा पानी होता है हमेशा, लेकिन जो तालाब होता है उसके अंदर पुराना पानी पड़ा होता है। झील के अंदर ठंडा पानी होता है, तालाब के अंदर गर्म पानी होता है। झील की गहराई बहुत ज्यादा होती है, तालाब की इतनी गहराई नहीं होती है। और तालाब तो कभी भी बन सकता है, जैसे बारिश वगैरह के पानी से तालाब बन सकता है। और जनरली इसे हम लोग जो है यूज करते हैं, किस वजह से, गाँव के अंदर आप लोगों ने देखा होगा भैंस वगैरह लेके जाते हैं, जोड़ पे लेके जाते हैं। पंजाबी भाषा में इसे टोबा कहते हैं, ठीक है। टोबा कोई पंजाबी स्टूडेंट है उसको खैर ज्यादा अच्छे से पता भी होगा। झील के अंदर पानी थोड़ा सा क्या होता है कि नया होता है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे तो नया पानी झीलों के अंदर आता ही रहता है। या किसी पहाड़ी क्षेत्र में भी कोई झील हो सकती है, तो पहाड़ियों पे बारिश होगी तो नीचे झील में जो है पानी इकट्ठा रहता रहेगा, तो ये कंटिन्यू जो है प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन झील और महासागर की डेफिनेशन कंपैरिजन में हमारी एनसीईआरटी ने क्या दिया है, कहा है कि जैसे झील के अंदर पानी शांत रहता है, अब इतना ज्यादा उछलता नहीं है पानी, झील का शांत पड़ा रहता है, वैसा महासागर का नहीं होता है। महासागर के अंदर पानी जो है ना वो लगातार मूव करता रहता है, ठीक है। समुद्र का पानी हमेशा हिलता डुलता रहता है। कभी आप जाके देखना, सोमनाथ मंदिर जाना जहां पे 17 बार लूट हुई थी, वो बिल्कुल यूं कहिएगा अरब सागर के अंत ही कही, वो मतलब धरती का अंत कहिएगा, वहां से अरब सागर शुरू हो जाता है। तो जरूर जाके कभी देखिएगा आप लोग, मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे, भगवान महादेव के भी, और आप समुद्र को भी देख आएंगे। आप मुंबई जाके देख सकते हैं तो लहरें जो है टकराती रहती है। कल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कल परसों के लेक्चर में कि समुद्र की लहरें टकराती है, इस वजह से सी केव भी बन जाती है। याद आ रहा है ना आपको पिछला लेक्चर, सी केव बन जाती है, यानी कि आपका चट्टानों को काट काट के छोटी छोटी गुफाएं भी बन जाती है। उसकी वजह से जो है स्टैक भी बन जाता है, एक अलग ही चट्टान हो जाती है, बड़े बड़े पत्थरों को भी काटने की क्षमता होती है इनके अंदर। तो ये सारा टाइम जो है लहरें चलती रहती है, यही है इस बात का मतलब। और
कोई महासागर की गतियों को वर्गीकृत कर सकता है क्या? अगर हम लोग इसे क्लासिफाई करें, अगर महासागर के जो मोमेंट्स होते हैं, ओशंस के मोमेंट्स होते हैं, उन मोमेंट्स को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो कौन कौन से होते हैं हमारी? एक तो हमारे पास में वेव्स होती है, और एक हमारे पास में जो है वो ज्वार भाटा होता है, इब टाइड्स होता है, एक हमारे पास में लहर होती है, सुनामी भी होती है। यहाँ पे एक सुनामी वर्ड भी आएगा, हम लोग इनको भी पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप मुझसे पूछें सर वेव्स क्या होती है, तो देखो वेव की डेफिनेशन क्या है? वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है, जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे उतनी ही बड़ी हो जाती है। क्या कहा है इन्होंने कि समुद्र के ऊपर जब हवाएं चलती है ना आपकी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पानी भी हिलता रहता है, थोड़ा थोड़ा आगे मूव करता रहता है। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज, ठीक है, जितनी ज्यादा जो पवन तेज चलने वाली है, द बिगर द वेव बिकम्स, उतनी ही तेज जो है वो आपकी तरंग उत्पन्न होएगी। कभी आप लोग किसी तालाब के किनारे बैठ के देखना तो आप लोगों को दिखेगा कि वो पानी जो है वो मूव कर रहा है, धीरे 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 अपने आप पानी हिलता हुआ दिखता है, आपको वेव्स दिखाई देती है, थोड़ी बहुत ऐसे ऊपर नीचे की टाइप की वेव। और समुद्र के किनारे देख जाके तो आप लोग इस वेव्स वाले पॉइंट को तो देखने मात्र से ही क्लियर कर देने वाले हैं। ठीक है भाई, अगला पॉइंट यहाँ पे समझिएगा आप लोग, सुनामी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सुनामी के रिलेटेड आर्टिकल ऑलरेडी हमारे यूपीएससी ने पूछ चुके हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सुनामी होता क्या है। बड़े पैमाने पर जब लहरें उत्पन्न होती है, जब एक तेज हवा तूफान में उड़ती है, जिसे अत्यधिक विनाश भी होता है। मैसिव वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ए स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो इन अ स्टॉर्म कॉजिंग एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शंस। इसका मतलब क्या होता है देखिएगा, जब बहुत हवाएं चल रही है, ठीक है, लेकिन जब हवाएं बहुत ही तेजी से चले, बहुत ही ज्यादा स्पीड से चले, और उसी वजह से जो है वो हवाएं चलने की वजह से पानी के अंदर लहरें भी बहुत तेजी से आएंगी, और वही लहरें जो है समुद्र तट के आसपास लगे हुए क्षेत्रों को जो है वो डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब तो इतना करती है कि वहां पे तबाही ही करती है, विनाश का काम करती है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय ही कर देती है, डिस्ट्रक्शंस ले आती है उनके अंदर। वहां का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है इसी वजह से। ड्यू टू अर्थक्वेक, देखिएगा अर्थक्वेक ऐसा नहीं होता है कि अर्थक्वेक आपका जमीन पे ही नॉर्मली आता है, क्योंकि आपको लोगों को पहले ही चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, जो आपको स्थल भूमि दिख रही है, इसके अलावा समुद्र के नीचे भी स्थल भूमि होती है, लेकिन उसकी मोटाई कितनी बताई थी सर ने आपको? 5 किलोमीटर बताई थी। और जो महाद्वीपीय वाला आपका लिथोस्फीयर होता है उसकी मोटाई सर ने आपको 35 किलोमीटर बताई होगी, ठीक है। तो अगर जो आपकी समुद्र वाला इलाका है, यानी कि जो आपका ओशंस वाला इलाका है, उसके अंदर कभी भी अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आता है, उसी वजह से जो है वो भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड्स हो जाता है। जमीन जो है ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हिल जाती है, विस्थापित हो जाती है, और भूस्खलन के कारण समुद्र का पानी अत्यधिक विस्थापित होता है। अब आप यूं समझिएगा, इसका लाइन का मतलब क्या है, थोड़ी सी हवा चली तो हल्का सा पानी हिला, हल्की सी वेव्स आई उसमें। अच्छा, ये पानी अगर हिला तो उससे अगले वाला पानी अपने आप वो अगले पार्टिकल को फोर्स करेगा, तो सारा का सारा ही पानी तो डिस्टर्ब होगा ना। आप इसका बेस्ट एग्जांपल कैसे देखिएगा, आप तालाब के किनारे जाइएगा, तालाब में पत्थर फेंकिएगा, और जैसे तालाब में आप पत्थर फेंकते हैं तो वो पानी जो है आपने जहां ऐसा हो तो देखिएगा, अगर जहां आपने पत्थर फेंका है वहां वाला पानी डिस्टर्ब होता है या थोड़ी दूर का भी होता है? थोड़ी दूर का भी तो होता है ना, जैसे वो वेव धीरे धीरे दूर दूर जाती है। ऐसे ही अगर बहुत तेज अगर भूस्खलन हो, लैंडस्लाइड हो, या यूं कहिएगा अर्थक्वेक आए, या पानी को बहुत तेज पवनों से हिलाया जाए, तो वो क्या होगा आपका? वो एक सुनामी का ही रूप लेने वाला है। ओशन वाटर इज हाईली डिस्प्लेस्ड एज ए रिजल्ट विच टाइडल वेव्स ऑफ अप टू 15 मीटर हाइट कैन बी कॉल्ड एज सुनामी, जिसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई तक ज्वार की लहरें जो है वो चली जाती है। इसे ही हम लोग जो है वो सुनामी कहते हैं। जैसे वो भूस्खलन हुआ या बहुत तेज पवनें चली, तो ये जो आपके समुद्र की लहरें हैं ये जमीन से 15 मीटर ऊपर चली जाती है। अब आप अंदाजा लगाइएगा, जमीन से 15 मीटर पानी ऊपर गया है तो विनाश तो जाहिर सी बात है होना ही है। और जब इतनी तेजी से पानी ऊपर जाता है, उसी चीज को हम लोग सुनामी का नाम दिया करते हैं। यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, अब तक मापी गई सबसे बड़ी सुनामी 150 मीटर की थी। भाई यार, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब तक की सबसे बड़ी सुनामी आप कहिएगा 150
मीटर की थी। ये बहुत बड़ी बात है यार, 150 मीटर बहुत ज्यादा होता है। 150 मीटर पानी की लहर अगर इतनी ऊपर जा रही है तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की स्पीड से भी चल रही थी। अब आप ये सोचिएगा यार, जमीन से 150 मीटर तो ऊपर गई और इनकी स्पीड 700 किलोमीटर, हवाई जहाज की स्पीड के मुकाबले यूं कहिएगा आप लोग, इतनी स्पीड से पानी चल रहा है तो तबाही तो खैर जाहिर सी बात है होना ही था। 2004 की सुनामी भारत के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई थी, तटीय क्षेत्रों में। और सुनामी के बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, मोस्ट साउदर्न पॉइंट, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इसको डुबो दिया था। ऐसा हुआ था वहां पे। The largest tsunami ever measured was 150 meter. These waves move at a speed of over 700 km per hour. The 2004 सुनामी कोज्ड 2004 की जो सुनामी थी वो डिस्ट्रक्शन किया था कोस्टल एरिया के ऊपर सबसे ज्यादा। आफ्टर द सुनामी द अंडमान निकोबार डीप ग्रुप ड्राउंड इंदिरा पॉइंट, जो हमारा क्यों कहिएगा सबसे दक्षिणी पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, वो वाला जो है ड्राउंड यानी कि डूब चुका था पूरा का पूरा। अब इसके ऊपर एक आर्टिकल्स है, आपको मैं वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार इसको समझा देता हूं कि अब सुनामी क्या होती है। सुनामी आपने सर ने आपको क्या बताई कि सुनामी का मतलब है क्या कि हमारी समुद्र की लेव जो है बहुत ज्यादा अगर डिस्टर्ब होती है उसी वजह से सुनामी आती है। और जमीन से अगर 15 मीटर तक ऊपर चली जाती है तो आपका सुनामी का ही कारण बनता है। अब तक 2004 में सबसे बड़ी सुनामी जो है वो मापी गई थी, 150 मीटर इसकी हाइट थी, 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी चल रहा था या मूवमेंट से आगे बढ़ रहा था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक इंदिरा पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा। मैं आपको 2 पॉइंट याद करवाता हूं, एक इंदिरा कोल है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, और दक्षिणी सबसे भारत का है इंदिरा पॉइंट। आप इसे याद कर लो, एक इनमें से। कॉल करने के लिए हम लोग ऊपर ही चढ़ते हैं, नीचे रेंज नहीं आती कहिएगा, कॉल करने के लिए ऊपर ही चढ़ते हैं, इसलिए इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा इंदिरा है ना, इस वजह से कंफ्यूज होते हैं, मैंने ऐसे याद कर रखा है इसे। अच्छा, ये सुनामी वर्ड जो है ना सर, ये कौन सी भाषा का है? तो सुनामी इज द जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव, एज द हार्बर गेट डिस्टॉर्ड व्हेनेवर देयर इज सुनामी। सुनामी जो है जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा आगे के लेक्चर में कि हार्बर क्या होते हैं और आपके जो है पोर्ट्स क्या होते हैं। अभी के लिए छोटी सी लाइन बताता हूं, पोताश्रय वो होते हैं जहां पे जहाजों को, पानी वाली जहाजों को रोका जाता है, शांत जल होता है, वहां पे बंदरगाह से सामान लादा जाता है, बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं उसे हम लोग। तो ये बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं होते, यहाँ पे जो जहाजों को रोका जाता है, जैसे हुगली नदी पे एक पोताश्रय बना होता है, तो ये हार्बर्स को जो है नष्ट कर देती है सुनामी, बेसिकली उनको तबाह कर देती है। ठीक है, अब ये एक आर्टिकल है सुनामी पृथ्वी का तांडव। अब ये आर्टिकल मैं आपको टू द लाइन पढ़ के बता देता हूं, वैसे तो आप ही को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है बल्कि, क्योंकि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी मैं आपको एक लाइन पढ़ के धीरे धीरे समझा भी देता हूं थोड़ा। क्या कहा है ये कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र यानी कि फोकस सुमात्रा की पश्चिम दिशा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। अब आप समझ सकते हैं कितना भयानक होगा ये, क्योंकि भूकंप 0 से 9 तो होता ही है, और 6-7 में ही तबाही हुई थी गुजरात के अंदर, 6-6.5 वाला ही आपको मैंने पढ़ाया था, और 9 आया है तो फिर बचेगा ही क्या। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई, इस कारण यह भूकंप आया और महासागरीय तल लगभग 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। और यानी कि जो भारतीय और बर्मा प्लेट है उसके वो नीचे धंस गई थी, और 10-20 मीटर तक अगर कोई डिस्प्लेसमेंट आ जाता है तो कितना ज्यादा डिफरेंस हो सकता है आप लोग। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। अब गड्ढा हुआ तो पानी भरने के लिए उधर जाने लग गया। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा और भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्री तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई थी, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। मैंने अभी कहा ना, हवाई जहाज की स्पीड के मुकाबले तकरीबन। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप जो है 100% डूब गए थे, पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा की धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है
वो भी पूरी तरीके से डूब गया। सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी। तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक जो है कम हो गई। 700 से सीधी 70 पे आ गई और समुद्र तट से सुनामी तरंग 3 किलोमीटर तक की जो है रह गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई और 1 लाख से अधिक लोग जो है अपने घर से बेघर हो गए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, अब कोई पहले बता नहीं सकता ढंग से, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर की ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यह भूकंपी क्रिया बहुत ही कम होती है यहाँ पे। और एक बात और है यहाँ पे, दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणाली व हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी होने के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति भी हुई, यानी कि हानि हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती है। एक बार पानी कम होगा, फिर एकदम से तरंगे ऊंची जाएगी। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थान पर न जाकर उस अचंभे को देखने लगे और तट पर इकट्ठे हुए। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगे आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। अब गुरुजी आपने इतनी बातें जो है हमें क्यों बताई एक एक लाइनें? ये मैंने कहा ना, ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी है। जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उनके लिए मैंने एक एक लाइन पढ़ के बताई, क्योंकि ये सारा का सारा आर्टिकल एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जब आप नोट्स बनाएंगे। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था नोट्स कैसे बनाते हैं, तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। नोट्स आप क्या करिएगा बेटा, A4 साइज पेज लाइएगा मेरे अकॉर्डिंग, या कॉपी लेके आइएगा, बढ़िया रजिस्टर लेके आइएगा और आप कलरफुल पेन लेके आइएगा। जैसे भाई हम लोग मार्कर से भी लिखते हैं ना, तो आपको बताता हूं हम लोग ऐसे कलरफुल मार्कर से, मैं पढ़ाता हूं तो भी ऐसे रंग बिरंगे मार्कर से, तो आपको कॉपी तो कुछ ऐसे नोट्स बनाने हैं जो आपके चमत्कारी नोट्स हो। ऐसे नोट्स ना बनाना कि आप आज बनाओ 10 दिन बाद में खुद पढ़ो तो आपको बोरिंग से लगे। ऐसे नोट्स बनाना जो आप पढ़ के आपको इंटरेस्ट पैदा करे, खुद किताब कहे कि आप पढ़ पाओ। आप ऐसे एक एक लाइन बना के, एक एक पॉइंट बना के सुंदर सुंदर कलरफुल पेनों में, हेडिंग अलग पेन से सुंदर सुंदर लिखना। टाइम भले ज्यादा लग जाए, क्योंकि आपको जितनी ज्यादा लिखाई अच्छी होगी उतना ही जल्दी आपका सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर होगा। ये बात याद रख लेना, लिखाई पे ही डिपेंड होता है एक हिस्सा। तो 1% नंबर तो आपको लिखाई का अपने आप ही मिल जाता है, बंदे का अट्रैक्शन हो जाता है देख के। इतना सुंदर आपको लिखना आना चाहिए वहां पे, ठीक है ना भाई। कलरफुल पेन ले सकते हैं या 2 ही पेन ले सकते हैं, ब्लैक और ब्लू भी आप लोग, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना अट्रैक्टिव अपने नोट्स को करते हैं। अब आपको मैं मैप पे दिखाता हूं, ये वो इलाका है जहां पे आपका भूकंप आया था, ठीक है। और 9 पॉइंट यहाँ पे जो आपका 9 की रिक्टर स्केल पे पैमाना था, इधर से थोड़ा कम होता गया। इस वजह से जो है ना आपका ये हमारा भारत का तटीय इलाका, ये वाला इलाका जहां पे आपका अंडमान निकोबार वाला इलाका, हालांकि श्रीलंका का तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, लेकिन भारत का चेन्नई है, आंध्र प्रदेश है, पुडुचेरी के कुछ जिले हैं, ये सारे के सारे जो है ये प्रभावित हुए थे। ये वाला तट जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे विनाश हुआ था। बाकी इस इलाके में तो हुआ ही था। सुमात्रा आपको ये नजर आ रहा होगा, इंडोनेशिया का एक द्वीप है यहाँ पे एक, ठीक है भाई। आगे हम लोग जो पढ़ते हैं वो है इब टाइड, यानी कि ज्वार भाटा। क्या होता है ज्वार भाटा, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। Rising and falling of ocean water twice a day is called a tide ebb। इसका मतलब क्या होता है, समुद्र के पानी को दिन में 2 बार उठाना और गिराना ही ज्वार कहलाता है आपका, या ज्वार भाटा कहलाता है। देखो ऊपर उठता है उसको ज्वार कहते हैं, नीचे जाता है उसको भाटा कहते हैं हम लोग। When the water rise to the highest height and submerges a large part of the coast, it is called tide। ठीक है, जो submerge a large part of coast, जब पानी उच्चतम ऊंचाई पर बढ़ जाता है और तट के एक बड़े हिस्से को जलमग्न कर देता है, इसे ही हम लोग जो है ज्वार कहते हैं। और जब ये इस टाइप से जो पानी ऊपर नीचे आता रहता है, लहरें आपको दिख पा रही होंगी, ठीक है। और जब नीचे आता है, निम्न स्तर पे आता है, उसको हम लोग भाटा कहते हैं। ये भाटा है, बराता नहीं है, भाटा, ठीक है। कंप्यूटर कई बार बावड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमें क्या है पढ़ना है, अगली लाइन क्या है हमारी यहाँ पे कि ड्यू टू पावरफुल ग्रेविटी ऑफ द सन एंड मून
टाइड एब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पे ज्वार भाटा आया करते हैं। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब पृथ्वी का पानी चंद्रमा के पास होता है तो उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पानी के आकर्षित होता है, जिसके कारण जो है हाईएस्ट आपका जो है टाइड एब आया करते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सभी एक ही लाइन में होते हैं। इस समय सबसे अधिक ज्वार भाटे आते हैं। इसी को ही हम लोग जो है सबसे बड़ा ज्वार भाटा कहते हैं या बिग टाइड के नाम से इसे पुकारते हैं। ऑन द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, मून एंड अर्थ आर all in one line and at this time the highest tides rise. This tide is called big tide. अब इसका सभी का मतलब क्या होता है आपको बताता हूं। उससे पहले एक डेफिनेशन और पढ़ लीजिएगा आप लोग। लेकिन जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है, यानी कि जो फोर्थ पार्ट के अंदर होता है आपका, ठीक है, कहाँ है भाई, क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश के अंदर, ठीक है, में होता है, तो पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में समुद्र के पानी पर गिरता है। नतीजन क्या होता है, कम ज्वार आता है और ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं या शॉर्ट टाइड भी कहते हैं हम लोग इसे। अब आप समझिएगा इसे हम लोग क्या, इसका सभी का मतलब क्या है, ठीक है। फिर मैं आपको थोड़ा आगे और लेके जाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये है, ये हमारा मून है, यानी कि हमारा चांद है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी के ऊपर का पानी है। जैसे ही चंद्रमा पास आया तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये पानी जो है ऊपर खींच जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने ना पूर्णिमा की और अमावस्या की बात की, तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही लाइन में आते हैं, ठीक है, वो आगे पीछे होते हैं बात अलग, लेकिन आते तीनों एक लाइन में है। तो इसकी भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, इस वजह से यहाँ पे टाइड डेप्थ जो है ज्यादा आते हैं। तो इसी वजह से याद रखिएगा हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है वो चंद्रमा और के साथ साथ हमारा सूर्य है, इनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खिंचाव होता है और पानी ज्वार जो है ऊपर उठ जाते हैं। और हाई टाइड हेल्प्स इन बोट सर्कुलेशन। वैसे जो ज्वार भाटे ज्यादा आते हैं आपके, जो ऊपर वाला हाई टाइड होता है वो बोट यानी कि जो आपका नौ संचालन है उसमें मदद भी करता है ये। और अगली बात अगर पढ़ी जाए यहाँ पे, जब वे तट की ऊंचाई तक जल स्तर बढ़ाते हैं तो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में मदद मिल जाता है। और जब जैसे ही हाई टाइड्स आता है तो जल्दी से जो है जहाज को बंदरगाह पे लेके जाया जा सकता है। दे राइज द वाटर लेवल टू द हाइट ऑफ द कोस्ट, दे हेल्प द शिप टू रीच द पोर्ट। हाई टाइड ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। ये मछली पकड़ने में भी मदद करता है, क्योंकि जब ज्वार भाटा ऊपर आता है तो मछलियां ऊपर आती है और फिर नीचे तट पे पानी गिरता है तो उनके साथ में कुछ मछलियां भी गिर जाती है। मछली पकड़ने में भी, उनको जाल वगैरह में फंसाने में भी जो है मदद मिलती है। हाई टाइड के दौरान कई मछलियां तट के करीब आती है और परिणाम स्वरूप मछुआरे बिना किसी कठिनाई के मछली पकड़ लेते हैं, क्योंकि तट पे आके जो है गिर जाती है वो। कैच फिश विदाउट एनी डिफिकल्टी। अगली बात है, कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा के कारण पानी के उतार चढ़ाव का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। पानी ऊपर नीचे होता है तो टरबाइन को घुमा भी सकते हैं। वाटर ड्यू टू द टाइडल एब आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वहां पे वो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाने के लिए भी इसका यूज कर लिया करते हैं भाई। आप इन फोटोज के अंदर देख सकते हैं दो टाइप के ज्वार भाटा यहाँ पे दिखा रखा है। एक स्प्रिंग टाइड यानी कि जो बृहत ज्वार भाटा है, एक लघु है यानी कि नैप टाइड है आपका। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही लाइन में, तो आप देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। एक स्थिति ये भी हो सकती है कि चंद्रमा यहाँ ना हो के चंद्रमा यहाँ पे भी हो सकता है, तो भी आपका यही होगा कि बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगने वाला है। लघु कब होगा, जब चांद इधर चल जाएगा, केवल एक ही का लगेगा तो थोड़ा जो है आपका फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स जो है बंट जाएगा आपका। तो ये तो सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग इसे जान लीजिएगा। चलिए, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, ओशन करंट। ये चैप्टर फिर पूरा हो जाएगा, फिर हमें अगला चैप्टर छठवां पढ़ना होगा, समुद्री धाराएं। महासागर धाराएं एक निश्चित दिशा में महासागर की सतह पर बहने वाले पानी की नियमित धाराएं हैं। ओशन करंट आर रेगुलर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द ओशन सरफेस इन द सर्टेन डायरेक्शन। महासागरीय धाराएं समुद्र के ऊपर नियमित बहती रहती है, रेगुलर चलती रहती है, उन्हीं को ही हम लोग ओशन करंट यानी कि समुद्री धाराएं कहते हैं। ओशन करंट कैन बी हॉट और कोल्ड। महासागर की धाराएं गर्म भी हो सकती है और ठंडी भी हो सकती है, दोनों ही रूप में पाई जाती है ये। Warm ocean current usually arise near the equator and flow towards the pole। जो गर्म महासागरीय धाराएं होती है वो आमतौर पे भूमध्य सागर के पास होती है और वो ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। और कोल्ड करंट फ्लो फ्रॉम द पोल्स और हाई लैटिट्यूड टू द ट्रॉपिकल और लो लैटिट्यूड। शीत धाराओं का प्रवाह ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर होता है। अब आप इसका मतलब समझिएगा, ठीक है।
मान लेते हैं हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के बीचों बीच ये वाली कौन सी लाइन है? इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं, या इसे हम लोग जो है भूमध्य सागर के नाम से भी भूमध्य रेखा के नाम से पुकारते हैं हम लोग, या विषुवत रेखा के नाम से भी पुकारते हैं इसे हम लोग। अब ये वाली जो लाइन है ना इक्वेटर, यहां से जो गर्म हवाएं हैं, देखो गर्म हवा कहां बनेगी? जहां पे आपका क्या होता है, जहां पे आपकी होती है वैकेंट जगह होती है, उसी जगह पे तो आपका गर्म हवाएं बनने वाली है। तो यहां से ये हवाएं जो है ये नीचे की तरफ आएगी, पोल की तरफ जाएगी, दोनों की तरफ, नीचे या ऊपर दोनों तरफ साइड जो है पोल की तरफ हवाएं अगर जा रही है आपकी, तो वो है गर्म हवाएं आपकी, ठीक है। और ठंडी धाराएं किधर जाती है? इधर ध्रुवों से, क्योंकि ठंडी धाराएं वहीं बनेंगी जहां पे ठंड होती है, तो ये जाएगी अक्षांश की ओर, या यूं कहिएगा भूमध्य रेखा की ओर। तो ये समुद्री धाराओं का मतलब था यहाँ पे। अब क्या है कि लैब्राडोर महासागर की धाराएं ठंडे पानी की धाराएं हैं, ठीक है। लैब्राडोर ओशन करंट और कोल्ड वाटर स्ट्रीम, ठीक है, ये कोल्ड वाटर स्ट्रीम होती है आपकी, याद रखना आप लोग। वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज द हॉट वाटर स्ट्रीम, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म पानी की धाराएं हैं। ये भी आप याद रखिएगा, ये वाली ठंडे पानी की है लैब्राडोर, और गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म पानी की है। ये दोनों आपको क्रैमिंग से क्वेश्चन है, पक्के पक्के जो है आपको याद कर लेने हैं। ओशन करंट अफेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ एन एरिया, महासागर की धारा है एक क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती है, टेम्परेचर अप एंड डाउन करने का भी काम यही करती है। जहां पे गर्म हवाएं चलती है तो वो क्षेत्र आपका गर्म भी हो जाता है, ठंडी चलती है तो ठंडी हो जाती है। हॉट करंट कॉजेज, जो गर्म हवाएं जो होती है वो क्या करती है आपकी टेरेस्ट्रियल सरफेस टेम्परेचर टू वार्म, गर्म धाराएं स्थलीय सतह के तापमान को गर्म कर देती है, वहां के एरिया को गर्म कर देती है। ठंडी वाली क्या कर देती है? ठंडी कर देती है। जिस जगह पर गर्म और ठंडे पानी की जो है आपका एरिया पाया जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शरीर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, सिराएं लिखना था यहाँ पे, ठीक है। जहां पे गर्म और ठंडे पानी की जो है पाई जाती है, वह दुनिया भर में मछली पकड़ने का सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का बेस्ट क्षेत्र कौन सा है जहां पे मछली पकड़ने के लिए एरिया कहलाता है आपका, तो जहां पे गर्म और ठंडे पानी का इलाका होता है वहां पे ही मछली पकड़ने का सबसे बेस्ट एरिया है। सर जी क्यों है ऐसा? क्योंकि गर्म पानी की मछलियां गर्म पानी में रहना पसंद करती है, ठंडे पानी की मछलियां ठंडे में रहना पसंद करती है। जैसे गर्म और ठंडा पानी मिलता है तो अपनी अपनी जगह पे वो जाती है मछलियां, तो यहाँ पे मछुआरे बैठे रहते हैं और उनको कैच कर लेते हैं। ऐसे ही एक वर्ड आएगा आगे एस्चुरी, जहां पे खारा पानी और मीठा पानी मिलता है, वो भी मछली पकड़ने के लिए एक अच्छी जगह होती है। उसको आगे नदियां आएंगी तब पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो the place where the hot and cold water bodies are found is considered the best fishing area worldwide, दुनिया भर में सबसे बेस्ट इलाका होता है ये। जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है, एक धुंध का मौसम बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप नौ चालन जो है आपका नेवी गैर नहीं है, नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। मछली पकड़ने के लिए तो सबसे बेस्ट एरिया है, लेकिन आप लोग वहां पे जो है नाव नहीं चला सकते हैं, नेवी वालों के लिए सबसे घटिया एरिया कह सकते हो आप लोग ये। इसके कुछ उदाहरण है, जापान का उत्तरी अमेरिका और पूर्वी तट के आसपास का इलाका आप कह सकते हो। अब ये मैप देखिएगा, यहाँ पे आपको दो कलर की स्ट्रीम दिखा रखी है। एक तो आपको जो रेड दिखाई दे रही है, रेड वाली कौन सी है? यहाँ पे गर्म है वो, और शीत वाली कौन सी है? ब्लू है। हम लोग पहले ठंडी बताते हैं आपको, फिर बताएंगे यहाँ पे आपको गर्म कौन सी है। ठंडी एक तो लैब्राडोर है यहाँ पे, ठीक है, जो कि अटलांटिक महासागर के अंदर है, ठीक है। एक यहाँ पे है कैलिफोर्निया धारा, यहाँ पे ठंडी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी यहाँ पे आपको मिलेगी, यहाँ पे हम्बोल्टर पेरू धारा मिलेगी, पेरू की धारा, ये ठंडी है। वेनेजुएला जो है ये भी ठंडी है आपकी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, ये भी एक ठंडी धारा है यहाँ पे। एक है आपकी कैनरीज धारा है, ये वाली भी ठंडी है। तो ठंडी ठंडी धाराएं आपको मैंने बताई। और गर्म कौन सी है? बाकी बच की गर्म है, जैसे गल्फ स्ट्रीम है आपकी, उत्तरी अटलांटिक अफवाह है आपकी, विषुवत की है, अलास्का। वैसे अलास्का ठंडा एरिया है, लेकिन आप ध्यान रखिए धारा गर्म है, ठीक है। अच्छा, विषुवत धारा है, विषुवत के आसपास वाला इलाका सारा का सारा है ये। आप मतलब मोटे तौर से इतना याद कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको समझाऊं तो ये हमारी अर्थ हुई, ये अर्थ का इक्वेटर हुआ, भूमध्य रेखा हुई। इस भूमध्य रेखा पे वैकेंट जगह पे गर्म हवा बनेगी। गर्म हवा आएगी कहां पे? ध्रुवों पे आएगी। गर्म हवा ध्रुवों पे आने की कोशिश करेगी, पोल्स पे जाने की कोशिश करेगी ऐसे गर्म हवाएं। और ठंडी हवाएं जो है वो पोल पे बनेगी यहाँ पे, ठीक है। ठंडी हवाएं कहां पे बनने वाली है भैया? आपकी ठंडी हवाएं पोल पे बनेगी, और पोल से कहां जाएगी? ऐसे ऊपर ऊपर जाएगी, आपकी इक्वेटर की तरफ जो है वो जाने की कोशिश करने वाली है आपकी। तो ये बातें आपको जो है वो समझ में आई। और इसी के साथ में ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पूरा हो चुका है। इन पांचों चैप्टर की
PDF मैंने अभी तक नहीं डाली थी, तो आज कट्ठी पांचों की एक ही साथ बनी हुई है, वो मैं आपको डाल दूंगा। स्टार IQ PDF के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार IQ क्विज के नाम से मेरा टेलीग्राम क्विज ग्रुप है, यहाँ पे क्विज चलती है करंट अफेयर वगैरह की, उसे आप ज्वाइन करिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे स्टार IQ एजुकेशन है, उसे भी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। बहुत मेहनत लग रही है मेरे प्यारे बच्चों, PPT बनाने में बहुत टाइम लगता है, पढ़ाने में भी टाइम लगता है। पहले खुद जो है NCERT को देखो, फिर उसमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको निकालो, फिर उसकी PPT बनाओ, फोटो लगाओ, लेक्चर रिकॉर्ड करो, अपलोड करो, सब में मेहनत लगती है। बस इस मेहनत के बदले मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसे शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि ये क्लास उन बच्चों के लिए नहीं है जो आलतू फालतू चक्कर काटते हैं। ये क्लास उन बच्चों के लिए जो सीरियस एस्पिरेंट है। तो प्लीज़ इस बात को सीरियस लेना कि सर जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं ये हमारे लिए सच में इंपॉर्टेंट है, और आप भी सीरियस होकर पढ़ाई करें, मेहनत करें, ताकि आप सभी का UPSC जो है वो क्लियर हो सके। आने वाले टाइम के अंदर आप एक अच्छे अफसर बन सकें। UPSC क्लियर होगा के अलावा बाकी एग्जाम में बैठेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। नोट्स बनाइएगा, लगातार पढ़िएगा, कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप पूछिएगा। चलिएगा, धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर रात को 8 बजे मैं हाजिर होऊंगा आप लोगों के साथ में, यही जो पार्ट लेके। और हरियाणा करंट अफेयर भी आप देखिएगा, नेशनल करंट अफेयर की वीडियो लगातार चल रही है, उनको भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो मेरी मेहनत का फल मुझे दीजिएगा, एक अच्छे अफसर बन के जो है फल आप दे सकते हैं बढ़िया तरीके से निरंतर पढ़ाई करके। अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहे तो मैं धीरे धीरे जो है उन बच्चों को सिलेक्ट करूंगा। तकरीबन मेरा इरादा है टॉप 7 सुपर 7 स्टूडेंट सिलेक्ट करने का, जिनको मैं अपनी निगरानी के अंदर जो है वो पढ़ा सकूं, और सुपर 7 स्टूडेंट को जो है मैं UPSC का एग्जाम जो है क्लियर करवा सकूं। ऐसा मैंने सोचा है, अभी ही सोचा, यूं समझिएगा। बस आप पढ़िएगा, लगातार ऐसा प्रयास कीजिएगा, मैं अपने आप सिलेक्ट कर लूंगा। फिर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा सिलेबस वगैरह या गाइडेंस वगैरह, क्योंकि ऐसे बच्चे कम ही होते हैं जो जिनकी लगन होती है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। राधे राधे प्यारे बच्चों।